हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में और इसके साथ साथ देखेंगे जो भारत की स्वतंत्रता में इनका योगदान रहा उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स कवर करेंगे। कुछ बच्चे न्यू होंगे इस चैनल पर, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जीएस से रिलेटेड ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आसानी से आपको मिल जाएगी। और अगर आप यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है रात को 9 बजे, उसे भी फॉलो करते रहिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना है उनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था 23 जनवरी 1897 को। पिता का नाम इनके जानकी नाथ बोस था, माता का नाम प्रभावती, पत्नी का नाम एमिली शिंकल था। इनकी संतान थी पुत्री अनीता बोस और इन्होंने स्नातक की जो उपाधि धारण की थी वो 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। इनके राजनीतिक गुरु आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इनके राजनीतिक गुरु रहे देशबंधु चित्तरंजन दास। आईसीएस की परीक्षा भी इन्होंने उत्तीर्ण की थी। पहले जो सिविल सेवा परीक्षा है आईसीएस के नाम से, ये 1919 में भारतीय लोक सेवा में उत्तीर्ण हुए थे। तो ये समय भी याद रखना है 1919 में। इनका बहुत फेमस नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इन्होंने देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और 3 मई 1939 को इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन की घोषणा की थी। देखिए पहले, इससे पहले जो इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, इससे पहले एक बार ये अध्यक्ष रह चुके थे। बाद में फिर से दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी इन्हें नहीं चाहते थे ये अध्यक्ष बने, तो इसके बाद ये क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको कांग्रेस वाले सेशन जो हैं उसमें कंप्लीट कराया हुआ है, आगे भी इसकी बात करेंगे। इसके बाद देखिए 22 जून 1939 को मुंबई में अखिल भारतीय अधिवेशन आयोजित किया गया था और जहां इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के संविधान और कार्यक्रम को अपनाया था। 18 से 22 जून 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन 18 से 22 जून 1940 में होता है और ये नागपुर में आयोजित किया गया था। फिर 1943 में ये आज़ाद हिंद फौज की कमान भी संभाल लेते हैं। इन्होंने कौन कौन सी उपाधियाँ ली? तो सुभाष चंद्र बोस को 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब ये अध्यक्ष बनते हैं तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। और महात्मा गांधी ने उन्हें क्या कहा था? देशभक्तों के देशभक्त कहा था। द फ्री इंडिया सेंटर के बारे में जान लीजिए। जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। नेक्स्ट है द फ्री इंडियन लीजन। वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका के रोमेल से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती किया और इसके बाद 10,000 सैनिकों का दल गठित किया था और इसे ही नाम दिया द फ्री इंडियन लीजन। नारा दिया जय हिंद का। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। यह आज़ाद हिंद फौज का अभिवादन और अब भारत का नारा था। इसको भी याद रखना है। देखिए आपके जो कीवर्ड्स दिए गए हैं इनको भी साथ में ध्यान रखते हुए चलिए। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो 18 अगस्त 1945 को कथित तौर पर सुभाष चंद्र बोस की ताइपे अर्थात ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से इनकी मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है और वर्ष 1921 में सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादन का कार्य भी संभाला था। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे, उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा कि विवेकानंद की शिक्षा से बहुत प्रभावित रहे थे, लेकिन राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? चित्तरंजन दास को। 1921 में ही सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और इसके साथ ही बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव भी इन्हें चुना गया। इसके बाद 1925 में क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित होने के कारण इन्हें मांडले जेल में भेज दिया गया, जहां पर इनको तपेदिक नामक बीमारी हो गई, अर्थात जिसे हम टीबी बोलते हैं। और साइंस वाली क्लास में मैंने आपको बताया है टीबी अर्थात तपेदिक का कॉजिंग एजेंट बैक्टीरिया है, उसे भी याद करते चलिए।
सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, जिसकी अभी मैं बात कर रही थी। तो पहली बार ये अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के 1938 में, जो कि हरिपुरा वाला अधिवेशन था। लेकिन 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार जो कि पट्टाभी सीतारमैया थे, इनके खिलाफ अध्यक्ष पद पर चुनाव जीत लिया था। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया बने अध्यक्ष, और सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, फिर इस्तीफा दे देते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे, और वर्ष 1931 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन और गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर जो किए गए थे, उसका विरोध भी किया था। वर्ष 1930 के दशक में वे जवाहरलाल नेहरू और एम.एन. रॉय के साथ कांग्रेस की वाम राजनीति में भी संलग्न रहे थे। वह जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान नियंत्रित सिंगापुर पहुंचे, और वहां से उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिया, जो कि था दिल्ली चलो। और 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की भी ये घोषणा करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सेवा की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी और उसमें चौथा स्थान हासिल किया था। लेकिन जब 1921 में ये कांग्रेस के सदस्य बने, स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हुए, तो इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। 1923 में ये कलकत्ता के मेयर भी बने। मार्च 1940 में बोस ने रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया, और यह फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा का संयुक्त प्रयास था। कलकत्ता में हॉलवेल के लिए प्रस्तावित स्मारक के खिलाफ जब उन्होंने सत्याग्रह शुरू करने का प्रयास किया, तब इनको जुलाई में गिरफ्तार भी किया गया। दिसंबर 1940 में भूख हड़ताल के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और नज़रबंद कर दिया गया। जनवरी 1941 में यह अफवाह फैली थी कि बोस भाग गए थे, जबकि 26 जनवरी 1941 को भगत राम की मदद से वे छद्म नाम जियाउद्दीन के तहत पेशावर पहुंचे थे। जब सिंगापुर में मोहन सिंह द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया, तो रासबिहारी बोस बहुत उत्साहित थे और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए टोक्यो छोड़ दिया। यह बैंकॉक में एक सम्मेलन था, और उस समय भी जापानी कब्जे में हुआ करता था कि INA को भारतीय स्वतंत्रता लीग के तहत रखने का निर्णय लिया गया था, जिसके अध्यक्ष स्वयं रासबिहारी बोस होंगे। और रासबिहारी बोस ने 1942 में टोक्यो में लीग की स्थापना की थी, ये याद रखना है। जब सुभाष चंद्र बोस को जापानियों ने INA का नेतृत्व करने के लिए कहा, तो वो इसके लिए तैयार हो गए थे। वह सिंगापुर गए और रासबिहारी बोस से भी मिले, और बाद में खुशी खुशी भारतीय स्वतंत्रता लीग और INA के नियंत्रण और नेतृत्व को सुभाष को जुलाई 1943 में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये डेट याद रखनी है, 1943 में। इसके बाद ध्यान यह देना है कि रासबिहारी बोस द्वारा किए गए संगठनात्मक स्पैडवर्क पर था कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस 25 अगस्त को INA के सर्वोच्च कमांडर बने थे। फरवरी 1944 में फेफड़ों की क्षति के बाद रासबिहारी बोस का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया, और 21 जनवरी 1945 को ये 58 ईयर्स के थे, और इसी आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद आपको याद ये रखना है कि क्रांतिकारियों का प्रमुख उद्देश्य आतंकवाद नहीं, बल्कि ऐसी क्रांति लाना है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय सरकार देश में स्थापित की जा सके, और ऐसा कथन सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। सुभाष चंद्र बोस को पढ़ते समय हमें आज़ाद हिंद फौज को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। तो आज़ाद हिंद फौज या फिर इंडियन नेशनल आर्मी, इसका गठन 1942 में किया गया था, और 28 से 30 मार्च 1942 ईस्वी को टोक्यो जापान में रह रहे भारतीय रासबिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज के गठन पर विचार के लिए एक सम्मेलन बुलाया था। कैप्टन मोहन सिंह, रासबिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया था। इसी बीच विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, और जिसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ? जून 1942 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ? बैंकॉक में। डेट याद रखिए, स्थान याद रखिए। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ, और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बनते हैं। 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। डेट याद रखनी, 4 जुलाई 1943 को। और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, जो कि आज़ाद हिंद सरकार के नाम से जानते हैं, इसका गठन किया। और आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। गठन कहाँ पर होता है? सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप जो हुआ करता था, ये ब्रिटिश मलय का अंग था।
इसके बाद याद रखना है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया था, तो 12 नवंबर 1945 को, जबकि 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 तक आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों R.K. सहगल, शाहनवाज और गुरु बख्श हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह और शाहनवाज को फांसी की सजा दी गई थी तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड मिला था। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन भी किया, जिसका नेतृत्व किसने किया ये जानना बहुत ज़रूरी है। भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा असफ अली और जवाहरलाल नेहरू ये प्रमुख वकील थे। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको तैयार करना है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्य विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई जो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति थी, इसकी बैठक में बहुमत प्राप्त किया था। भूलाभाई देसाई, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में जो चले दिल्ली मुकदमे में पैरवी में शामिल थे। और याद ये रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें शामिल नहीं थे। रास बिहारी बोस के नियंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस 13 जून 1943 को पूर्वी एशिया आए। उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष और INA का नेता बनाया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में SC चटर्जी, MA अय्यर, लक्ष्मी स्वामीनाथन आदि इनके साथ प्रसिद्ध नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और ये मलय में गाया गया था। इस अनंतिम सरकार ने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका पर युद्ध की घोषणा की और धुरी शक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त की। रंगरूटों को प्रशिक्षित किया गया, INA के लिए धन भी एकत्रित किया गया और इस रेजिमेंट का नाम रखा गया, जो कि एक महिला रेजिमेंट थी, रानी झांसी रेजिमेंट। अर्थात ये प्रश्न भी देखिए आया हुआ है, UPPSC के एग्जाम में आया था। लेटेस्ट पैटर्न आप देखेंगे ऐसा ही है कि ये छोटे छोटे फैक्ट यहीं से पूछ लिए जाते हैं। तो एक एक लाइन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे तो इनसे गलत नहीं होंगे। और अभी क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास में है, तो मैं बताना चाहूँगी कि 1 मार्च से मैं आपकी रिवीजन क्लास शुरू करूँगी दोपहर में। जैसे कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं 2 से 3 दिन वक्त लेकर के मैं सारा एक साथ कंप्लीट करा दूँगी। फिर इसके बाद हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, साइंस, ऐसे करके मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप कम समय लेकर के जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं, उन सबका मैं रिवीजन करा दूंगी। अभी तक आप देखिए 110 111 क्लास लगभग हो चुकी हैं। उनको आप प्लेलिस्ट में हैं, आप प्लेलिस्ट प्ले कर दीजिए, एक साथ आप सारी क्लास देख सकते हो। लेकिन अब जो क्लास होंगी वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं रिवीजन कराने वाली हूँ जो अभी तक आपने पढ़ रखा है। और वहाँ से आपको 70 से 80% प्रश्नों की संख्या मिल जाएगी। तो जो भी सब्जेक्ट मैं कराऊंगी 1 से लेकर के 15 मार्च या आपका जब तक एग्ज़ाम है 17 मार्च तक मैं सारे कंप्लीट कराऊंगी, आप उनको देखते रहिएगा। आगे देखते हैं। जनवरी 1944 में INA मुख्यालय को रंगून, बर्मा में स्थानांतरित कर दिया गया और जो सेना के रंगरूट थे इन्हें चलो दिल्ली युद्ध के नारे के साथ वहां से मोर्चा करना था। 6 नवंबर 1943 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जापानी सेना द्वारा INA को दे दिया गया था। द्वीपों का नाम बदलकर क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है द्वीपों का नाम क्या रखा गया है। 6 जुलाई 1944 को जब आज़ाद हिंद रेडियो से संबोधित कर रहे थे गांधी जी को, ये अपनी जो लड़ाई शुरू करने जा रहे थे, स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू कर रहे थे, उसमें गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित करते हैं। शाहनवाज की कमान में एक INA बटालियन को जापानी सेना के साथ इंडो बर्मा मोर्चे पर जाने और इम्फाल अभियान में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा पार की और 18 मार्च 1944 को भारतीय धरती पर खड़ा हो गया। ये INA इकाइयाँ बाद में कोहिमा और इम्फाल तक आगे बढ़ीं। 14 अप्रैल को बहादुर समूह के कर्नल मालिक ने पहली बार मणिपुर के मोइरंग, जहां INA मेमोरियल कॉम्प्लेक्स खड़ा है, इसमें जय हिंद और नेताजी जिंदाबाद के उत्साही नारों के साथ भारतीय मुख्य भूमि पर पहली बार INA का ध्वज फहराया। INA ने 3 महीने तक अपने सैन्य प्रशासन कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन फिर मित्र देशों की सेना ने इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। INA का हश्र भी जापानियों जैसा ही हुआ और सभी ब्रिगेडों ने 18 जुलाई 1944 को अपनी वापसी शुरू कर दी। इसके बाद स्थिर जापानी वापसी ने राष्ट्र को मुक्त करने के लिए INA की किसी भी उम्मीद को खारिज कर दिया। 1945 के मध्य तक पीछे हटना जारी रहा और 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का आत्मसमर्पण हुआ और इसके साथ ही INA ने भी आत्मसमर्पण कर दिया।
18 अगस्त 1945 को कथित तौर पर कहा गया कि ताइपे, जो कि ताइवान में है, एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना के विद्रोह ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा। तो ये आज हमने पढ़ा सुभाष चंद्र बोस के बारे में, एक महान व्यक्तित्व के बारे में हम लोग आज जान रहे थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि मैंने कहा है, अगली क्लासेस से मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जीएस के, वो रिवीजन करा दूँ एग्ज़ाम तक। तो आप लोग जुड़े रहिए, ऐसे ही प्लेलिस्ट फॉलो करते रहिए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस करना है, जिससे आसानी से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।